समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, शुभ संध्या। पूर्वोत्तर डायरी के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। रविवार की शाम आते ही एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करने आ पहुंचे हैं और साथ लेकर आए हैं भारत के अनछुए अतुलनीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीनतम विकास कार्यों के साथ साथ कुछ नई जानकारियां आपके लिए। आइए सबसे पहले चलते हैं मिजोरम। हम सभी जानते हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जहां तक बात की जाए मिजोरम की, तो यहाँ के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तत्परता से लागू किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लड़कियों का जन्म, पालन पोषण और शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हो, ताकि वे समान अधिकारों के साथ इस देश की सशक्त नागरिक बन सकें। Gender equality in Mizoram is quite high because the social life in the state is rather bent towards gender equality. There are a few issues like teenage pregnancies which have been addressed through the campaign of Beti Bachao Beti Padhao in Aizawl, Longtlai and Serchhip district. Hopefully these cases are presently near elimination. Talking to AIR News, Assistant Director of Women and Child Development, Mrs. Lalramoy Koilam, said that the Ministry of Women and Child Development has now revamped all associated women and child-related schemes under one fold, namely Mission Shakti scheme and Beti Bachao Beti Padhao in one component under the Mission Shakti scheme. Under the new guidelines, adolescent girls and women will be given training in construction work, carpentry, mobile repairing, electrical and mechanical repairing work. Mrs. Lalramoy Koilam said, in Mizoram, fortunately, child labor is not as prevalent as other states in the country. Although there are numbers of teenage pregnancy, there are no issues of child marriage in the states. आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए महिला और बाल विकास की सहायक निदेशक श्रीमती लालरामी मावी कविलम ने कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अब सभी संबद्ध महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं को एक नया रूप दिया है। मिशन शक्ति योजना के तहत ये एक घटक है। नई गाइडलाइंस के अंतर्गत किशोरियों और महिलाओं को निर्माण के काम, बढ़ईगिरी, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल रिपेयरिंग के कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होगी। In Mission Shakti, Beti Bachao Beti Padhao will be implemented in all the districts within the year 2023. मिजोरम में 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को 3 जिलों में लागू किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के सभी 8 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तेजी से काम कर रहा है। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोने परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। the department organizes annual functions and outreach programs in the target district. Through these campaigns, congratulatory gifts and incentives are given to every newborn girl born in district hospitals. The department also organizes sensitization programs for social leaders, NGOs, church leaders, ASHA, Anganwadi and health workers. This is Irene from Aizawl. और अब हम आपको लिए चलते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिष्णुपुर जिले में एक जनसभा में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार के 8 वर्ष के शासन में मणिपुर का विकास हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी
सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अगले चुनाव से पहले मणिपुर को नशा मुक्त करने का प्रण लेगी। The year 2023 started with a good note for the state of Manipur. The Union Home Affairs Minister Amit Shah, who arrived for 2 days visit to the Manipur, attended a public meeting at Bishnupur on Friday and also inaugurated and laid the foundation stone of 21 development projects. While addressing the public meeting in Moirang in Bishnupur district of Manipur, Shri Shah said that Manipur has become developed and the law and order situation has improved significantly. He also added that the BJP government will make Manipur drug-free before the next election. हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को मोदी जी ने अपनी संवेदनशीलता से, अपनी कर्मठता से, अपने बड़े हृदय के साथ एहसास दिलाया है, पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट पर गर्व करता है। Another bright day arrives in the state of Manipur as 43 cadres from various insurgent groups surrender their arms and ammunition in front of Chief Minister of Manipur. The homecoming ceremony was organized just after a day of Union Home Minister's announcement Manipur as insurgent-free state. Manipur Chief Minister N. Biren Singh, while attending the homecoming ceremony, said that government keeps its door wide open all the times for anyone willing to give up arms and join the mainstream society. We are opening the door openly. We are going positively. But here I want to appeal to all the agencies operating in the state of Manipur. We should be united. We should be cooperative with each other because we are doing all these things for the betterness of our nation, India. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने समारोह में भाग लेने के दौरान कहा कि हथियार छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार हर समय अपने दरवाजे खुले रखती है। उन्होंने आगे कहा कि निकट भविष्य में मणिपुर के सबसे बड़े अलगाववादी समूह के साथ शांति वार्ता आयोजित करने की आशा है। AIR News, Imphal। मेघालय इतना सुंदर राज्य है जहां चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा बिखरी है। कृषि क्षेत्र में मेघालय पूर्वोत्तर भारत की रीढ़ कहा जा सकता है। मेघालय की आधी से अधिक आबादी कृषि और उसी से संबंधित गतिविधियों के लिए काम करती है। इस क्षेत्र में एक कृषि अर्थव्यवस्था है और समृद्ध कृषि संसाधन हैं, जिन्हें क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए रणनीतिक तौर पर नए अनुसंधान और अन्वेषण की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने और ये सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि ये प्रौद्योगिकियां हर किसान तक पहुंचे। आइए सुनते हैं शिलोंग से हमारे संवाददाता इस बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं। With an aim to enlighten farmers of the northeastern region on the roles of agricultural sector in improving production, technological advancement to shift technology from the labs to the farmers' land, a 3-day Northeast Krishi Kumbh 2023 was organized by the Indian Council of Agricultural Research Complex, UMIAM, last week. The highlights of the Northeast Krishi Kumbh included live demonstration and exhibition of recent technologies through a number of stalls from 8 different states. The Krishi Kumbh was formally inaugurated by the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and interacted with progressive farmers after handing out citations and awards for their roles in bringing agriculture to a higher level. त्रिपुरा के एक प्रगतिशील किसान विनय देव वर्मा ने कृषि में विकास पर अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। मेरा नाम विनय देव वर्मा है, त्रिपुरा से आया हुआ। हम शुगर के फार्म करते हैं और खिसारी और गौत और हाथ और खेती हम 2017 से कर रहा हूँ। हम प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो हमारे एक फार्मर क्लब भी है। अभी हम लोग एपीओ भी चला रहा है, तो 2 FIG ग्रुप भी बनाया है। अभी प्रधानमंत्री का जो एपीओ 1000 बनाया है, इसमें हम लोग एक मिल गए हैं बेलबरी ब्लॉक में। आईसीआर लेके केबीके तक इतना ट्रेनिंग मिला है। किसानों को आय डबल करने के लिए जो ट्रेनिंग होता है, हम लोगों को बहुत लाभ की ऊपर तक ले जाने से ही हमारे अच्छा कार्यकारी करने के लिए ही लाभ मिलता है। हम लोग अभी जो हाथ का जो अंडा होता है ना, वो हम लोग मार्केट में दे सकते हैं और
पीक जो शुगर का जो पिगमेंट होता है वो हम लोग मार्केट ही सेल करता है। This is Rustam from AIR News, Shillong. पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को उत्पादन में सुधार, तकनीकी प्रगति में कृषि क्षेत्र की भूमिका के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के लिए भारतीय परिषद द्वारा 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया। कृषि कुंभ का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया और कृषि को उसके ऊंचे स्तर तक लाने के लिए प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देने के बाद उनसे बातचीत भी की। और आइए अब चले त्रिपुरा और विकास की गतिविधियों की बात करें। पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सोमवार को अगरतला में लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई के सतत विकास पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए ये बात कही। पिछले साल में 22-23 के साल में पूर्वोत्तर 8 राज्यों के लिए 76,000 करोड़ जो फंड दिया है उसके मुताबिक जो योजनाएं हैं वो योजना का अमल किस तरह से हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं त्रिपुरा आया था। त्रिपुरा का पर कैपिटा इनकम 1,25,000 है। देश का पर कैपिटा इनकम 1,80,000 के ऊपर 2 लाख के करीब है। केंद्र सरकार चाहता है कि कोई भी राज्य का पर कैपिटा इनकम देश के पर कैपिटा इनकम से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अलग अलग योजना त्रिपुरा के लोगों को, यूथ को देकर या उद्यमी तैयार करना, रोजगार निर्माण करना, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ाना, यहाँ के जो प्रमुख जो उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट करना। हमारे पंतप्रधान माननीय मोदी साहब भारत आत्मनिर्भर होगा इस तरह की घोषणा दे चुके हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर त्रिपुरा हो इस कोशिश में हम लगे हैं। और अब सिक्किम चलते हैं। सिक्किम में 9 जनवरी को मिजोरम विश्वविद्यालय परिसर में मीडिया कर्मियों के लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कैंपस मिजोरम द्वारा आयोजित और सिक्किम सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने वाली इस पहल का उद्देश्य पत्रकारों को अवसर प्रदान करना है। The 5-day training course for media persons from Sikkim was inaugurated by Lok Sabha MP from Mizoram, C. Lalrongsunga, in the presence of Regional Director, IIMC, LR Silo, and President of Press Club of Sikkim, Shekhar Khawas, among others. Addressing the inaugural session, Mr. Lalrongsunga spoke about his own journalism background and underlined how media helps to frame public opinion. He highlighted the media's role as a gatekeeper and in filtering information presented to the masses and the importance of responsible journalism. Mr. Lalrongsunga also presented a background on the media history of Mizoram and how traditional and non-traditional media has evolved over the years. Regional Director, IIMC, LR Silo, informed that the specialized 5-day training course has been organized to provide a better understanding of different issues related to media and communication. मीडिया और संचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए 5 दिन का ये विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के कर्मियों को उभरती प्रवृत्तियों और तकनीकों से अवगत कराना और साथ ही साथ मीडिया संबंधी उनके कौशल को विस्तार देना था। इस बात पर जोर दिया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से काम करने को देखते हुए पत्रकारों को प्रशिक्षण की जरूरत है और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को दोबारा से रचा गया है। पाठ्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें हल करने पर भी केंद्रित रहा। The objective is to make personal and different fields aware of the emerging trends and techniques and to sharpen their media skills. Mr. Silo emphasized that the course has been structured to cater to the training needs of working journalists in view of the rapid switch over to digital platforms. The course also focuses on challenges faced by journalists in the Northeast region and solving them. With Sekit Sarkar, this is Tashang Mubutia for AIR News, Sikkim.
और अब असम की ओर चलते हैं। असम की ओर। असम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने असम चाय के 200 वर्ष विषय पर नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के एडवाइजर विद्यानंदा बरकतोय से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। आकाशवाणी के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि असम की चाय 200 साल पूरा करने जा रही है। तो पहले आप हमें इस जर्नी के बारे में, असम टी की यात्रा के बारे में बताइए। ये ऐसा हुआ कि 1823 में एक स्कॉटिश ट्रेडर रॉबर्ट ब्रूस नाम था उनका, उन्होंने यहाँ चाय का पौधा है क्या उससे थोड़ा सा देखने के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ढूंढ रहा था। उसी समय एक आसामीज आदमी से उनका मुलाकात हुआ। उनका नाम था मोनीराम दत्त बरुआ। और मोनीराम दत्त बरुआ को जब पूछा कि इस टाइप का पौधा आपने कहीं देखा है क्या, तो मोनीराम दत्त बरुआ ने बोला हाँ हमने जरूर देखा है। ये एक ट्राइबल एक्चुअली विलेज है, सिंगफो, उन लोग का सिंगफो विलेज बोल के एक है, उन लोग का ट्राइब है सिंगफो ट्राइब। तो बोला कि हम लोग वहां में सिंगफो विलेज में इस टाइप का जो बोल रहे हैं उस टाइप का पौधा हमने देखा है। तो रॉबर्ट ब्रूस वहां गया, वहां जो सिंगफो चीफ है बेसागाम से मुलाकात किया और देखा कि वो लोग इतना सालों बरसों से वो लोग उसी पौधे से चाय पी रहा है, उन लोग को ही नहीं मालूम है। तो ये असम में 1823 में डिस्कवर किया गया कि ये हम लोग का जो असम चाय है इंडिजिनियस है, यहाँ जंगलों में होता ही था वो पौधा, और वो हम लोग का यहाँ एक्चुअली डिस्कवर किया गया। और तब से अभी 2023 में 200 साल हुआ, तो हम लोग के लिए बहुत ये गर्व का बात है। और ये जो असम में जो डिस्कवरी हुआ चाय, तो असम में पहले इंडिया में पहला चाय असम में जन्म हुआ था। तो ये असम का 200 साल माने पूरा इंडिया टी का ही 200 साल है। बाकी इंडिया का बाकी जगह में असम के बाद ही बाकी जगह में असम का पौधा ले जाके लगाया गया, तो इसीलिए ये इंडिया टी का ही 200 साल है। ये पिछले 200 साल में, जैसे कि आप एक यहाँ के टी एक्सपर्ट माने जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपने क्या यहाँ पे उतार चढ़ाव देखा, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए असम के टी इंडस्ट्री में? जी, मेरा एक्चुअली हमें 5th जनरेशन हो चाय में, तो मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर लोग जो पहला उस समय 1823 में यहाँ तो ब्रिटिश लोग थे, और तो ब्रिटिश के बाद 25 इंडियंस ने उसके बाद मैंने लगाने लगा ये चाय का पौधा, और उसमें से मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर भी सर्बानंद बोरकागुटी भी थे। तो मेरा पूरा परिवार, हम लोग 5 जनरेशन से चाय में हूँ, तो हम लोग ने चाय में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है। बहुत अच्छे दिन भी देखा था जिस समय रशिया बहुत ज्यादा चाय हम लोग का खरीदता था, फिर बहुत खराब दिन भी देखा जब हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम दाम हम लोग को मिलता था, तो प्राइस रियलाइजेशन हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम ही मिलता था, तो बहुत नुकसान भी हुआ। तो एक साइकिल में चलता है अप्स एंड डाउन्स इस इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में भी वो है ही अप्स एंड डाउन्स, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि चाय में अप्स एंड डाउन्स, तो बहुत अप्स एंड डाउन देखा है। तो बात आप जानते हैं कि पूरा दुनिया में पानी के बाद चाय ही आदमी पीते हैं, तो एक उसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो उतार चढ़ाव तो वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो उसके हम लोग बहुत नजदीक से दोनों चीज देखा है। जी, और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि असम के चाय उद्योग में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बताइए, ये इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, इससे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका इमोशनल अटैचमेंट क्या है आप लोग के साथ? तो ये बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और यहाँ हम लोग का जितना कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग में से 60% हम लोग को वेजेस में चला जाता है, और यहाँ में 10 लाख लोग असम में हम लोग का वर्कर्स है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अनदर 10 लाख है, तो 20 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है।
स्मॉल टी ग्रोअर्स है करीब 1.5 लाख। अगर एक स्मॉल टी ग्रोअर्स में 4 आदमी भी पकड़ेंगे तो 6 लाख डिपेंडेंट है। तो ये इंडस्ट्री के ऊपर लाखों लोगों का गुजारा चलता है। तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव करना असम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना लाखों लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर उनका लाइवलीहुड चलता है। इसमें और एक खासियत ये है कि हम लोग का जितना वर्कफोर्स है उसमें से 50% ये फीमेल है। महिला है। मोस्टली हम लोग का जो वर्कर्स है उसमें से आधा वर्कर्स फीमेल है। और इसीलिए और ये इंडस्ट्री हम लोग का टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन रेलवेज के बाद ही हम लोग का यहाँ हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और हम लोग का कोविड टाइम में जब बहुत इंडस्ट्री लोगों ने आदमी लोग को तनख्वाह नहीं दे पाया या बहुत आदमी लोग को छोड़ दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, तो हम लोग का ये चाय इंडस्ट्री में ऐसा एक भी किसी को हम लोग हटाया नहीं जॉब से। हम लोग एकदम खराब टाइम में भी हम लोग अपना उन लोग को तनख्वाह दिया। जो हम लोग रेशन वगैरह उन लोग को इन काइंड बेनिफिट देते हैं वो भी हम लोग दिया। तो इसके लिए हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग बाकी इंडस्ट्रीज जैसा नहीं है। एक हम लोग का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा से हम लोग मेंटेन करते हैं। और इस इंडस्ट्री जिसमें जैसे आपने बताया लाखों लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री का लंबी समय से ये मांग है कि चाय को नेशनल ड्रिंक घोषित किया जाए। तो इस पे कहाँ तक बात आगे बढ़ी, अभी क्या स्थिति है? चाय को तो नेशनल ड्रिंक ऐसे तो अनऑफिशियल नेशनल ड्रिंक है ही है। पूरा दुनिया में पानी के बाद चाय पिया जाता है पूरा दुनिया में। और भारत बहुत बड़ा एक कंट्री है। हम लोग का यहाँ बहुत ज्यादा चाय पीते हैं आदमी लोग। हम लोग को एवरी ईयर 1000 मिलियन किलो चाय अब इंडिया में पी जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो हम लोग का चाय पौधा है ना, ये असम में ओरिजिनेट हुआ है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। तो इसीलिए ये बहुत हम लोग के लिए गर्व का बात है कि असम एक इंडिया का ही अपना चीज को ही हम लोग बोल रहे हैं कि इसको नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करिए। और ये गरीब हो या बहुत रिच आदमी हो, सब लोग इस चाय को पीते हैं। तो ये कोना कोना में घरों में ये इसको पिया जाता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने भी ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है कि चाय को नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये अभी लास्ट स्टेज में है। तो हम लोग को बहुत उम्मीद करके बैठा हुआ है कि अभी असम चाय का जो 200 साल पूरा हुआ है, तो हम लोग का जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उनको हम लोग बहुत आशा कर रहा है कि हम लोग को टी को बहुत जल्द नेशनल ड्रिंक घोषित करेंगे। और जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि देश विदेश से जितने भी लोग असम आते हैं घूमने के लिए जाते समय असम का चाय एक टोकन की तरफ पे सोवेनियर की तरफ में साथ में लेके ही जाते हैं। तो इसलिए असम की टूरिज्म सेक्टर भी चाय के साथ जुड़ी हुई है। और आखिर में जो अभी असम चाय 200 साल वर्षगांठ मना रहे हैं आप लोग, इस पे क्या क्या आप लोग की तरफ से, नेटा की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? तो हम लोग एक पहला कार्यक्रम अभी जोरहाट में किया 7 जनवरी को, जिसमें से हम लोग ने 2 पब्लिकेशन हम लोग ने रिलीज किया। और एक बहुत सुंदर बहुत बढ़िया 200 ईयर्स ऑफ असम की बोल के क्रोनोलॉजिकली हम लोग का ईयर वाइज पूरा उस किताब में सब कुछ है 200 साल का। खाली असम का ही नहीं है, असम का बाकी भारत का बाकी जो राज्य स्टेट्स है उसमें भी कब कैसे चाय हुआ है, वर्ल्ड का भी उसमें हम लोग लाया है। तो एक बहुत बड़ा बहुत बढ़िया किताब डॉक्टर प्रदीप बरुआ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर है, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका चीफ एडवाइजरी ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप बरुआ ने लिखा है किताब। और इसको नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन ने पब्लिश किया। इसको हम लोग 7 जनवरी अभी रिलीज किया। बहुत सुंदर एक किताब है। जिनको चाय के विषय में कुछ जानना है तो वो किताब हर चीज उसमें हर चीज का इंफॉर्मेशन है। तो वो एक हम लोग काम किया। सेकेंडली हमने और एक अरूप कुमार दत्तो बोल के पद्मश्री भी है, डॉक्टरेट भी है, उनका भी एक पब्लिकेशन की जेनेसिस ऑफ असम टी है, वो हम लोग ने रिलीज किया। और उसके बाद हम लोग ने असम चाय का जो 200 साल का केक है वो भी हम लोग एक कटिंग करके हम लोग अपना सेलिब्रेट किया।
और तो इस टाइप से हम लोग जो पहला जो इवेंट है वो जोरहाट, वो चाय नगरी बोला जाता है आसाम में, जोरहाट जो जगह है, तो जोरहाट में हमने उनको सेलिब्रेट किया। और ये पूरा साल ये सेलिब्रेशन चलेगा। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम टी बोर्ड को भी बोल रहे हैं कि एक इंटरनेशनल यहाँ में एक सेमिनार होना चाहिए। तो हम लोग ने पहला बात बोला कि एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में करने के लिए, आसाम का कैपिटल गुवाहाटी है, और वहाँ में जो टी कंज्यूमिंग कंट्रीज है, टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, सब लोगों को बुला के एक बड़ा सा सेमिनार हम लोग करने का हम लोग मांग किया है, जहाँ में भारत का प्रधानमंत्री भी रहेंगे। और दूसरा बात हम लोग बोला जो मांग किया है तो टी को नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करना चाहिए। तो तीसरा बात हम लोग बोला है कि जो टी का प्रमोशन जो डोमेस्टिक मार्केट में, माने भारत वर्ष में टी का प्रमोशन ठीक से करना चाहिए। उसमें टी को हेल्दी एंड लाइफस्टाइल बिवरेज के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए। उसमें चाय पीने से कितना हेल्थ बेनिफिट्स है, वो हेल्थ बेनिफिट्स है हम लोग को पब्लिक को बताना चाहिए कि टी ड्रिंकिंग से ये हेल्थ बेनिफिट्स है। हम लोग एक सुंदर किताब भी वो टी और हेल्थ, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया किताब हम लोग लास्ट ईयर हम लोग ने रिलीज किया है। तो चाय पीने से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। तो हम लोग ने वो बात पब्लिक लोग को पास पहुंचा नहीं पाया ठीक से, तो इसीलिए ये 3 तो मेन है, और हम लोग और 15 और पॉइंट भारत सरकार, असम सरकार और टी बोर्ड का हम लोग ने लिखा है कि हम लोग इस साल 200 साल सेलिब्रेशन है, उसमें हम लोग को क्या क्या करना चाहिए हम लोग ने मांग किया है। जी, आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया और असम चाय के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ बहुत सी आपने जानकारी साझा की। फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे असम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की ये बातचीत। विषय था असम चाय के 200 वर्ष, और बातचीत कर रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के एडवाइजर विद्यानंदा बरकतोय से। और आज हम आपको नागालैंड की वादियों की ओर ले जाएंगे इस सुंदर से गीत के साथ। और इसके साथ ही हम पूर्वोत्तर डायरी के इस संस्करण के अंत तक आ पहुंचे हैं। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह रविवार शाम आपसे फिर मिलने आएंगे। प्रतीक्षा रहेगी। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।